हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 9। ये लेक्चर नंबर 9 है। ये सीरीज यूजुअली हम क्या करते हैं कि लास्ट में करते थे, पहले प्रीलिम्स के अंदर जब दिसंबर या फिर जनवरी में एक सीरीज स्टार्ट करते थे, बट अभी हमने पहले से स्टार्ट कर दिया और आपका काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी इसके ऊपर आ रहा है। तो फॉर श्योर इस बार हम पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के अंदर कवर करेंगे। 1.5 साल क्या, हम 2 साल के करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, लास्ट में करने से होता है बच्चों, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, ना मैं ढंग से पढ़ा पाता हूँ ना आप ढंग से पढ़ पाते हैं। ठीक है, लास्ट में हम जितना प्रेशर आप लोगों के ऊपर होता है उतना ही प्रेशर हम लोगों के ऊपर भी होता है ना। चीजों को कंप्लीट कराने के लिए बच्चों के बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। राइट, और बहुत सारी चीजों में एंगेजमेंट हमारा हो जाता है। राइट, कोर्सेज नए नए निकलते हैं उस वक्त, तो उस कारण से हम बिजी हो जाते हैं। तो हम ये करेंगे कि अब पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल अप टू डेट रखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ी भी प्रॉब्लम है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन करें। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल कोर्स टू यू। भारत में ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी इकोनॉमिक्स की बिले में। दैट इज माई पर्सनल गारंटी टू यू, जिसके अंदर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सिलेबस का कराया जाएगा। पीडीएफ सभी नोट्स की यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी आपको। इसी के साथ साथ ये तो छोड़ो, जो नोट्स आपके बनाए जाएंगे वो योजना, कुरुक्षेत्र, इनमें से बनाए जाएंगे। राइट, जैसे अभी हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसका पूरा का पूरा योजना, जनवरी मंथ का योजना है, उसको पूरा का पूरा कवर करा है, नोट्स के अंदर उसको कन्वर्ट करा है। राइट, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, वो सब चीजें हमने कराया है उसके अंदर। राइट, इसी तरह से कुरुक्षेत्र मैगजीन, राइट, और जो इकोनॉमिक सर्वे होगा, बजट जो होगा, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी आपको, वहां से आपका पूरा नोट्स बनाया जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट नोट्स होंगे आपके लिए और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पर आपको ये पूरा कराया जाएगा। फिर प्रीलिम्स बेस्ड करंट अफेयर्स, मेंस बेस्ड करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये सबसे आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबको सबसे पहले मैं बता दूं, सब बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और हम बिल्कुल ठोक कर, ठीक है, जो आपके सामने बेंच होगी उसको ठोक कर हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके अंदर। प्रीलिम्स 2025 के लिए पूरे करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। राइट, पहले जैसे बुकलेट निकली थी 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की बुकलेट, वैसी ही बुकलेट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए टीम अपना काम कर रही है, पूरा उनको समझा दिया गया है कैसे करना है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले आज की ही ये न्यूज है कि इसरो ने अभी एसएसएलवी, ठीक है, एसएसएलवी जो है उसको लॉन्च करा है। एसएसएलवी का मतलब स्मॉलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइट, तो एसएसएलवी के बारे में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। सबसे पहले सुनो, ये क्या है, ये लॉन्च व्हीकल है। मतलब ये एक तरह से ऐसा है कि इनके ऊपर कोई बैठता है और इनको उस आदमी, उस चीज को, जो भी इसके ऊपर बैठा हुआ है, उस पेलोड को इनको कहीं उतारना होता है। ये लॉन्च व्हीकल है सिर्फ, है ना। जैसे पीएसएलवी हो गया, एसएसएलवी हो गया, राइट, जीएसएलवी हो गया, ये सब क्या है, ये सब चीजें लॉन्च व्हीकल है। मतलब किसी चीज को लॉन्च करने के काम है। जैसे एक कार है, कार में आप बैठे और कार में आप बैठ के कहीं उतर गए, तो कार जो हो गई एक तरह से आपकी लॉन्च व्हीकल हो गई। ठीक है, आपको यहां तक पहुंचाने के लिए उसने काम कर दिया। तो इनका काम ये होता है कि बस ये क्या करेंगे कि पर्टिकुलर सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट तक पहुंचा दे। तो ऐसे में एसएसएलवी जो है ना, वो क्या हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया अभी। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसके अंदर बताते हैं। देखो एसएसएलवी क्या है, इसके अंदर ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। अब 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल क्या होता है सर? लॉन्च व्हीकल के अंदर 3 स्टेज है इसके अंदर। 3 स्टेज का मतलब ऐसे समझो, ये देखो, ये रॉकेट उड़ रहा है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है, नीचे थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, थ्रस्ट लग के जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे नीचे की तरफ ये दबाव मारेगा तो वो ऊपर की तरफ इसके ऊपर दबाव होगा और वो ऊपर जाएगा रॉकेट। तो नीचे की जैसे थ्रस्ट लगता है, ठीक है, जैसे जो होता है फ्यूल, जो होता है बर्न होता है, उससे थ्रस्ट लगता है तो उससे फिर ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से इसके अंदर 3 स्टेज है, 3 स्टेज है, 1 2 और 3। राइट, लिख भी रखा है इसके ऊपर 1 2 और 3। फर्स्ट निकलती है पहले, ठीक है, पहले इसके अंदर फर्स्ट का फ्यूल जो होता है, पूरा फ्यूल जो होता है वो खत्म हो जाता है। राइट, तब जाकर फिर सेकंड स्टार्ट होती है, सेकंड का पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या है, थर्ड प्रोपेलेंट जो होता है, प्रोपेलेंट फ्यूल, ये काम करता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपेलेंट ये सब खत्म हो जाते हैं। ये जो होता है दैट इज नोन एज 3 स्टेज व्हीकल। किसी किसी के अंदर 2 स्टेज होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल में लगती है आग। ठीक है, फ्यूल में आग लगती है तो फ्यूल करता है एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो थर्स्ट जनरेट होगी, थर्स्ट जनरेट होगा तो ये लॉन्च व्हीकल जो होगा ऊपर जाएगा। इसके साथ साथ पेलोड लगा रखा है, बहुत सारा पेलोड, मतलब जो कि सैटेलाइट है। राइट, वो सैटेलाइट जाकर वो कहीं पर ये छोड़कर आएगा। तो इसका पहला इंजन जो होगा, पहला स्टेज खत्म होगा, फिर दूसरा स्टेज खत्म होगा, फिर तीसरा स्टेज खत्म होगा, और जो लॉन्च व्हीकल है वो कहीं पर जाके उसको अपने ऑर्बिट के अंदर डालकर ही आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अंदर 3 स्टेज तो ये है ही, और तीनों के अंदर जो फ्यूल है दैट इज
सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा इसके अंदर, डोंट वरी। तो ये सॉलिड फ्यूल जो होता है वो यूज करते हैं ये, राइट। इसके अंदर तीनों स्टेज के अंदर सॉलिड फ्यूल है, किसी के अंदर लिक्विड होता है, सॉलिड सॉलिड लिक्विड ऐसा भी होता है, दो स्टेज तो सॉलिड के लगा दिए, एक लिक्विड के लगा दिया, इस तरह से कर दिया इसके अंदर, राइट। इसमें क्या कर रखा है, तीनों तीनों जो स्टेज है उसके अंदर सॉलिड लगा रखा है, और ऊपर ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, ठीक है, वो लगा रखा है। वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल का मतलब क्या होता है ये मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा बाद में। पहले ये समझ लो भाई, देखो ये स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 मैंने आपको बता दिया। स्टेज 1 का जो लेंथ है और ये सब चीजें, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप याद कर सकते हो। उसके अंदर प्रोपेलेंट कौन सा है, इसके अंदर देखो तीनों में सॉलिड सॉलिड सॉलिड, प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल कौन सा है, तो सॉलिड फ्यूल है, जिसके अंदर HTPB बेस्ड, HTPB मतलब हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, ठीक है, ये जो फ्यूल इसके अंदर यूज करा गया है। तो अभी SSLV के अंदर कौन सा फ्यूल यूज करा गया है, तीन स्टेज है, तीनों के अंदर सॉलिड फ्यूल यूज करा गया है, और सॉलिड फ्यूल का नाम क्या है साहब, नाम है HTPB, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज इस तरह से इसके अंदर है। फिर ये वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल का क्या काम है ये अभी अपन बताते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, व्हीकल की हाइट जो है, व्हीकल की डायमीटर, लिफ्ट ऑफ मास, कितना लिफ्ट ऑफ मास कर सकता है 119 टन, राइट। व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, SS1 प्लस SS2 प्लस SS3, ये वही है। तो सॉलिड जो होगा फ्यूल, राइट, सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट, तीन सॉलिड स्टेट है। और चौथा जो है दैट इज VTM, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, है ना। इसका आप देखिए कभी कभार पैरामीटर पूछ लेता है, SSLV D3 का डायमेंशन क्या है, पैरामीटर पूछ लेता है कितना ऊपर तक जाएगा, कितना इंक्लिनेशन रहेगा, डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, तो 37.4 डिग्री। तो कभी कभार बहुत मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बार 2017 के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, एक किसी लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का। तो आप याद कर लें भाई, सेफ साइड हमको रहना है, तो आप इसको याद कर लें, राइट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी तारीफ करी है। उन्होंने कहा रिमार्केबल माइलस्टोन हमने कर लिया है, कांग्रेचुलेशन टू अवर साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्री फॉर दिस फीट, इट इज मैटर ऑफ इमेंस जॉय एंड प्राइड, राइट। इंडिया हैज लॉन्च ए न्यू लॉन्च व्हीकल, एक नया लॉन्च व्हीकल SSLV हमने लॉन्च कर दिया है, राइट। चलो भाई, अब हम जो समझ रहे हैं, हम ये तो समझ गए, देखो इसके अंदर तीन स्टेज रहती हैं, तीन स्टेज के बाद मैंने आपको बताया VTM भी एक रहता है। तो VTM क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। वेलोसिटी ऑफ ट्रिमिंग मॉड्यूल है ना, ये थर्ड सेकेंड फर्स्ट के बाद लास्ट के अंदर यहाँ पर लगाया जाता है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। और इसका क्या है, इसका वेलोसिटी एडजस्ट करने का काम आता है। इसके अंदर क्या है, लिक्विड, इसके अंदर जो फ्यूल है वो लिक्विड है, लिक्विड फ्यूल है, और लिक्विड प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट बेस्ड स्टेज है ये, राइट। एक अलग से स्टेज इसके अंदर लगा रखिए, जिससे क्या है वेलोसिटी उसकी कम कर रहे हैं, वेलोसिटी को करेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा है तो कम हो जाएगी, कम है तो ज्यादा हो जाएगी, इस तरह से इस फ्यूल के अंदर अपन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ज्यादा है इसके अंदर वेलोसिटी, मान लीजिए ज्यादा है इसका, ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में डालना है, तो वेलोसिटी को ट्रिम करने के लिए, ट्रिम करने के लिए मतलब क्या है, उल्टा थ्रस्ट इसका ओपन कर दिया, राइट। तो ट्रिम करने के लिए, वेलोसिटी को एक तरह से एडजस्ट करने के लिए कि एग्जैक्टली इस ऑर्बिट के अंदर चला जाए, ठीक है, कहीं सीधा ही नहीं निकल जाए, राइट, इस ऑर्बिट के अंदर चला जाए। क्योंकि जैसे वेलोसिटी आप डिक्रीज करोगे तो ये इस तरह से टिल्ट होगा, और टिल्ट होने के बाद क्या होगा, इस तरह से हो सकता है इस ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा, राइट। तो इसका ये जो VTM है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। कभी कभार पिछली बार क्या हुआ था, हमने जब पहली पहली बार इसको लॉन्च करा था ना SSLV को, तो थर्ड वाला स्टेज कंप्लीट, सेकंड वाला स्टेज कंप्लीट, पहला वाला स्टेज भी कंप्लीट हो गया, सारा जो फ्यूल था सब फ्यूल चला गया। अब VTM वाला बचा था, VTM वाला ढंग से हो नहीं पाया, तो ये भाई सीधा का सीधा निकल लिया। यहाँ पर इसको घुमाना था, इसको अब एक तरह से लॉन्च व्हीकल है, तो इसको यहाँ पर सैटेलाइट को छोड़ना था, छोड़ नहीं पाया, सीधा का सीधा निकल लिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो VTM आपको क्लियर होगा इसके अंदर। VTM का मतलब क्या है, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल इज द लास्ट लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड स्टेज ऑफ द रॉकेट विच इज यूज्ड टू करेक्ट द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इंजेक्टिंग द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। ऑर्बिट से पहले उसकी वेलोसिटी इसको करेक्ट करने के लिए VTM नाम का एक और स्टेज इसके अंदर है। तो थ्री स्टेज तो आप देख रहे हैं, सॉलिड वाली है, और एक VTM है जिसके अंदर लिक्विड प्रोपेलेंट यूज करा गया है, जिसको क्या करना है, जिसको एक तरह से अपनी वेलोसिटी करेक्ट करने के लिए ये लगाया गया है, जिससे वेलोसिटी करेक्ट होगी, और वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल जो होगा उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर देगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नेक्स्ट इज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी क्या होता है, ऐसा समझो कि एक इंसान है, मान लो दुबला पतला सा इंसान, और एक बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान। अब आप देख रहे हैं बहुत ही हट्टा कट्टा सा इंसान है, ये दुबला पतला सा इंसान है।
अब हमने कहा कि यार ये जरूर है ना कम खाता होगा, कम खाता होगा, और ये ज्यादा खाता होगा। इतने में इसकी मम्मी आई, बोले नहीं नहीं ये कम नहीं खाता, ये खाता तो उतना ही है जितना कि ये खाता है, राइट। ये जैसे मान लीजिए जो भी डाइट इसकी है एग्जैक्ट एज इट इज डाइट इसकी भी है, पर इसका कोई खाना लगता ही नहीं है ना। हम कहते हैं ना इसका खाना लगता ही नहीं, इतना सारा खाना खा रहा है पर खाना लग नहीं रहा, राइट। तो ये जो खाना लग क्यों नहीं रहा, क्योंकि खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। इसके खाना लग जाता है, ये खाता उतना ही है पर उससे ज्यादा वेट इसका है, डबल वेट है इसका। ऐसे ही बच्चों प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। प्लांट्स के अंदर भी इसी तरह की चीज होती है। एक प्लांट जो होता है, एक वेराइटी 1 है ये मान लीजिए, और ये है वेराइटी 2। इसको जो हम नाइट्रोजन देते हैं, प्लांट का खाना क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, ये खाता है प्लांट, और उससे अपना बायोमास बढ़ाता है, उससे अपना वेट बढ़ा रहा है पूरा, राइट। तो एक प्लांट है छोटा सा, उसके अंदर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी मान लीजिए x है, इसके अंदर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी y है, मतलब इसके अंदर ज्यादा है मान लो और इसके अंदर कम है। तो इसको आप कितना भी नाइट्रोजन दे दो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना, समझ में आ रहा है। और ये पतला का पतला ही रह जाएगा, जैसे अभी अपने एग्जांपल लिया था उस आदमी का, राइट। ये जो होगा ये थोड़ा ही नाइट्रोजन लेकर भी, क्योंकि इसको नाइट्रोजन लग जाता है, ये बिल्कुल अच्छा सा ग्रो कर सकता है। तो अभी क्या है, अब ये हुआ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, मैंने आपको आसान भाषा के अंदर समझा दी व्हाट इज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, है ना। अब ये हुआ क्या है, देखिए रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव फाउंड सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी अमंग पॉपुलर इंडियन राइस वेराइटी। इंडियन राइस वेराइटी के अंदर आप देखेंगे बहुत वेरिएशन उनको देखा नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का। मतलब कोई प्लांट तो अच्छे से नाइट्रोजन को ले रहा है, कोई प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखो, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लांट इन यूजिंग अप्लाइड और द फिक्स नाइट्रोजन फॉर बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन के लिए कितना प्लांट ले रहा है, राइट, उसको दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, ठीक है, यूजिंग अप्लाइड और फिक्स नाइट्रोजन फॉर द बायोमास प्रोडक्शन। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं कि प्लांट जो नाइट्रोजन लेता है ना भाई, जैसे ही समझो, ऐसे समझो कि ये प्लांट है, राइट, ये ऐसे बोल रहा है कि मेरे को ना बहुत सारी नाइट्रोजन चाहिए होती है, नाइट्रोजन एक तरह से मेरा खाना होता है, उससे मैं अपना बायोमास बनाता हूं। तो हम कहेंगे भाई ले ले 78% नाइट्रोजन ही है एनवायरनमेंट के अंदर, ले ले इधर से। ये बोलेगा नहीं नहीं साहब मैं ऐसा नहीं ले सकता, मेरे को नाइट्रोजन तो चाहिए भाई, बट आई कैन नॉट टेक इट इन द डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकता। तो हमने कहा कि अब तेरे लिए फिर नाइट्रोजन और कैसे करें, तो बोले आप अमोनिया इसको बना दो, है ना, या फिर नाइट्राइट बना दो, नाइट्रेट बना दो, ऐसा कुछ बना दो, तब तो जाकर हम ले लेंगे, अदरवाइज हम नहीं खा पाएंगे नाइट्रोजन, डायरेक्टली हम नहीं खा पाते। हमने कहा यार तुम्हारा भी बड़ा ही एटीट्यूड है। तो बोलते हैं कि यहां पर जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं हम इसी तरह से, अमोनिया के अंदर जो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर प्लांट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया की फॉर्म के अंदर, बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा होगा, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, नाइट्राइट के अंदर, इनके अंदर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको प्लांट जो होता है वो खाता है, ठीक है। अब खाने का इसको बना बनाए, मतलब आप सीधे आटा तो नहीं खा जाओगे ना, इसी तरह से वो नाइट्रोजन उसके लिए आटा होता है, वो आटा नहीं खा सकता सीधे, तो उसको रोटी बनवानी है। रोटी बनाने का काम कौन करते हैं, रोटी बनाने का काम बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे अगर देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये काम करते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, मतलब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और अमोनिया के अंदर फिक्स कर देते हैं, और फिर ये प्लांट उसको खा सकता है, ठीक है। इसके अंदर और भी प्रोसेस होता है, पूरा नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो किसी दिन आपको पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये रोटी बनवाता है पहले, फिर रोटी बनवा के फिर ये खाता है। अब खाने का कैपेसिटी वही हो गया, किसी का कैपेसिटी ज्यादा और किसी का कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने का कम। तो इसी तरह से प्लांट की वेराइटीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इनकी एफिशिएंसी होती है, जिसको बोलते हैं अपन नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। और नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये हो गया, नाइट्रोजन जो कि हार्वेस्टेड क्रॉप के अंदर पहुंचा डिवाइडेड बाय अप्लाइड नाइट्रोजन। मतलब मान लो उसके पास 100 नाइट्रोजन हमने दिया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनिया, राइट, और उसने खाया मान लो 8 ही, एब्जॉर्ब कर पाया 8 ही, उसकी रूट एब्जॉर्ब 8 ही कर पाई, तो इसकी एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो 8% हो जाएगी, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी 8% हो जाएगी। इसी तरह से मान लो किसी को 100 दिया, उसने 90 खा लिया,
तो वो अच्छा ग्रो कर जाएगा, तो उसकी 90% एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एक ही तरह का प्लांट जो है, जैसे राइस की अंदर देखा यहाँ पर है ना, यहाँ पर राइस के अंदर देखा ना, इंडियन राइस वेराइटीज के अंदर देखा, हर एक की वेराइटी की अलग अलग नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो बढ़िया। It is further defined as the ratio between the crop yield and the amount of nitrogen absorbed from the soil through the roots or from the atmosphere through the fixation by the bacteria. I hope you this is clear to everyone. यहाँ तक सबको इसके अंदर क्लियर है? ये फॉर्मूला भी मैंने इसके अंदर बता दिया। नाइट्रोजन जो पहुंचा डिवाइडेड बाय जितना नाइट्रोजन उसके पास था, अप्लाई करा जितना, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। अब क्या होता है कि जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, अभी आप समझ गए। अब मान लो ये प्लांट है, इसको है ना हमने फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया फर्टिलाइजर होता है ना, वो नाइट्रेट ही होता है ना, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर अपन ने दे दिया इसको। अब हमको लगा था, हमने इसको 100 दिया, हमको लगा 100 का 100 खा जाएगा, इसने भाई ने 80 खाया। दूसरे को दिया हमने तो 100 में से वो 90 खा गया, है ना, नाइट्रेट की फॉर्म में फर्टिलाइजर्स को नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब खा गया मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, राइट, और पूरा बायोमास बना दिया। तो अब इसका जो बाकी का है, बाकी जो है, जैसे यहाँ पे 92 तो वेस्ट हो गया ना साहब, हुआ कि नहीं हुआ? वेस्ट हो गया। अब 92 वेस्ट हो गया, यहाँ पर भी 10 हुआ वेस्ट, पर इसकी एफिशिएंसी कम हुई वेस्ट करने की। अब ये 92 जो होगा ये वेस्ट की फॉर्म में घूम रहा है, ये क्या करेगा, किसी लेक में चला जाएगा और लेक में यूट्रिफिकेशन कर देगा। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पर देखो, पुअर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी वेस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वर्थ ₹1 लाख करोड़ ईयर इन इंडिया। अरे भाई साहब, सर देख रहे हो आप, भाई वो खाना खाता नहीं है पर किसान तो पूरा उसको खाना दे रहा है और बाकी का खाना वेस्ट हो रहा है। अब मान लो तुम क्या कर रहे हो, तुमको दिया जा रहा है नाइट्रोजन, तुमको दिया जाता है खाना, ठीक है, आप खाना कुछ खा ही नहीं रहे, राइट, दूसरा जो है वो खाना ज्यादा खा ले रहा है, अच्छे से खा ले रहा है, राइट, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर दूसरे का जो पहले वाले का खाना है वो वेस्ट हो जाएगा, दूसरे का नहीं होगा, समझे, उसका तो पूरा शरीर के अंदर लग गया। तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे। एब्जॉर्ब कर लें तो काम बन जाए, पर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इनकी कम है, इसके लिए हम फर्टिलाइजर से उतना ही दे, तो 1 लाख करोड़ अ ईयर यहाँ पे खर्च किया जा रहा है, वेस्ट हो रहा है एक्चुअली नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी पुअर होने के कारण। आई होप दिस इज क्लियर। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनियम पॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ एयर, नाइट्राइट, अमोनियम पॉल्यूशन, ठीक है, इस सब का जो मेन है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही मेन सोर्स है इन सब पॉल्यूशन का, राइट। चलो ये आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अपन देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। अभी ये न्यूज में इसलिए बिकॉज आरबीआई ने 50th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग करी है, ठीक है, और इसके बारे में इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में अपडेट करा है, ठीक है। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या रेट बढ़ाया है क्या घटाया है, बिकॉज ये तो साल के अंदर 3 बार होगी, राइट, तो तब तक तो और भी चेंज हो जाएगी। अभी हम ये पढ़ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इंटीग्रिटीज क्या है, इंटीग्रिटीज क्या है, राइट। तो देखो साहब, पहले क्या होता था कि आरबीआई का गवर्नर हुआ करता था, हाँ, और आरबीआई का गवर्नर जो होता था ना, ही वाज द होल सोल अथॉरिटी। ये होल सोल अथॉरिटी होता था किस चीज का, ये होल सोल अथॉरिटी होता था एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का, ठीक है। जैसे कि ये बताता था कि रेपो रेट कितनी होगी, ये बताता था कि रिवर्स रेपो रेट कितनी होगी, इसने बोल दिया कि भाई रेपो रेट बढ़ेगी तो बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी। अब गवर्नमेंट इनसे बड़ी परेशान हो गई थी। गवर्नमेंट कहती थी कि यार देखो, रेपो रेट कम करो, रेपो रेट कम करोगे तो मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा आएगा। अब ये तो सबको पता होगा, मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रेपो रेट कम करने से क्या होता है, मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा आएगा। कैसे, थोड़ा सा बता देते हैं। क्योंकि बैंक जो होंगे वो आरबीआई से जो जिस रेट पे लेते हैं पैसा, देख लो, थोड़ा समझ लो उसको। मेरे को लगता है थोड़ा भी कुछ रह नहीं जाए, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही फ्रेश पढ़ रहे हैं, तो उनको भी समझ में आए। ये है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है अपना बैंक, और ये है हमारा मार्केट, ठीक है। अब क्या होता है, बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेता है उधार में, ठीक है। मान लो 100 रुपए लिए, तो वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, आरबीआई इसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा। मान लो उसने लगाया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया कि भाई मैं 6% पे तुमको 100 रुपए दूंगा। बैंक ने क्या कहा, ठीक है भाई तुम 6% पे दो, तो बैंक ने यही 100 रुपए मार्केट के अंदर डाल दिए, है ना, एट 8% रेट पे, 8% रेट पे मार्केट में डाल दिए। तो बाकी अब देखो, इसको बैंक को जो होगा फायदा, इसके अंदर बैंक के पास 108 रुपए आ जाएंगे, और बैंक को देना है कितने, 106 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो बैंक को 2 रुपए का यहाँ पर फायदा हो जाएगा, ठीक है भाई।
अब बैंक हमेशा चाहता है कि भाई मेरे को 2 रुपए का फायदा हो जाए। अब आरबीआई मान लो रेट अपना डिक्रीज कर देता है, रेट कर देता है 4%, तो यहाँ पर देखो आरबीआई ने अपना रेट कर दिया 4%, तो बैंक जो होगा वो भी अपना रेट डिक्रीज कर देगा, क्योंकि उसको 2 रुपए कमाने हैं, बस ज्यादा उसको कमाने नहीं है, 4% करा तो बैंक अपना रेट जो होगा वो क्या कर देगा, वो एक तरह से 6% कर देगा, और ये रहा आपका मार्केट। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो बैंक को दे रहा है 4% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, और बैंक नीचे पास कर रहा है 6% इंटरेस्ट रेट पे। तो मार्केट के अंदर अगर हम देखेंगे तो मार्केट के अंदर से बैंक को जो फायदा होगा 106 रुपीज का हो जाएगा, और वो 104 रुपए आरबीआई को दे देगा, और 2 रुपए का गेन उसको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब बट यहाँ पर देखो मजे जो हो जाएंगे वो कंज्यूमर के मजे हो जाएंगे, इसके मजे हो जाएंगे कि इसको पहला लोन जो पड़ रहा था वो 8% पे पड़ रहा था, अब जो लोन पड़ रहा है उसको 6% पे पड़ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, और भी लोग सोचेंगे भाई हम भी लोन ले लेते हैं, हम भी लोन ले लेते हैं, भाई मजेदार स्कीम चल रही है, हम सब लोन ले लेते हैं, इस तरह से ये समझेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो पहले ये काम क्या कर देता था, गवर्नर ही कर देता था, तो गवर्नमेंट को बहुत खींच आती थी गवर्नर से, बोले यार गवर्नर एक बात बता, तू तो अपना रेट को बढ़ाता ही जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है, कम नहीं कर रहा, जिससे कि क्या है मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं आ रहा, मार्केट के अंदर पैसा नहीं आ रहा, तो बिजनेस में पैसा कहां से लगाएगा, बिजनेसमैन पैसा नहीं लगाएगा तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी, और फिर लोग हमारा माथा खाएंगे कि कैसी गवर्नमेंट है जीडीपी नहीं बढ़ा रही। तो यार तू है ना गवर्नर, तू बहुत ही खराब आदमी है यार, तू तो ऐसे ऐसे करता है। फिर थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम कुछ बंदे अपने भी बिठाएंगे इसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि हम भी इफेक्ट हो रहे हैं इससे, राइट। गवर्नमेंट का काम है जीडीपी बढ़ाना, और आरबीआई की पॉलिसी के कारण, आरबीआई की गवर्नर की पॉलिसी के कारण, क्योंकि वो रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है तो मार्केट के अंदर पैसा कम आ रहा है, कम लोगों को लोन सस्ता मिल रहा है, राइट। लोन सस्ता कम हो रहा है तो कम लोग लोन ले रहे हैं और कम इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया बहुत हो गया इसका सम्मान आरबीआई गवर्नर का, हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने करा 2016 के अंदर एक अमेंडमेंट, और यहां पे डाला गया सेक्शन 45ZB डाला गया किसके अंदर, आरबीआई एक्ट के अंदर। आरबीआई एक्ट 1934 बहुत पुराना एक्ट है, राइट, इसके अंदर करा गया अमेंडमेंट, ठीक है। और उसके अंदर बोला गया कि देयर शुड बी अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम बनाएंगे जिसके अंदर 6 मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम बनाएंगे, और उसके अंदर गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होंगे, और उसके अंदर आप देखेंगे तो किसके मेंबर होंगे, गवर्नमेंट के अलावा अगर आप देखेंगे आरबीआई के मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया amended RBI Act 1934 and provided statutory basis for the constitution of MPC. This amendment remove RBI governor's power to unilaterally setting the monetary policy rate. RBI गवर्नर को कहा कि भैया बहुत तुमने पावर को यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, बहुत मजे ले लिए, अब हमको करने दो। सेक्शन 45Z भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है, आरबीआई एक्ट के अंदर, और यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर 6 मेंबर एक कमेटी बनाई जाएगी, वो ही फैसला लेगी, 6 मेंबर कमेटी जो होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो फैसला लेगी, जिसके अंदर आप देखेंगे 3 जो होंगे वो गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, और 3 जो होंगे वो आरबीआई के मेंबर होंगे, ठीक है। कर दिया ना आरबीआई की गवर्नर को की पावर कम, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके बारे में कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, जैसे 3 तो गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे इसके अंदर, और 3 आरबीआई की, आरबीआई के मतलब एक तो आरबीआई का गवर्नर होगा, और गवर्नर जो होगा वही चेयरपर्सन होगा किसका, इस पूरी कमेटी का, 6 मेंबर कमेटी का चेयरपर्सन भी गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर होगा, एक एग्जीक्यूटिव गवर्नर होगा, राइट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, सॉरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये 3 आरबीआई साइड से और 3 गवर्नमेंट की साइड से। अब बात ये आएगी इन 3 गवर्नमेंट की साइड से कौन आएगा, हु विल कम, कौन आएगा भाई गवर्नमेंट की साइड से, ये कौन डिसाइड करेगा, तो इसके लिए एक और कमेटी बना लो, राइट, इसके लिए एक और कमेटी बना लेते हैं, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, सर्च करेगी और सिलेक्शन भी करेगी कमेटी का, जिसके अंदर अगेन आरबीआई गवर्नर विल बी देयर, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और 3 एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। अब सर इनको कौन लेगा, ये भाई अब ऐसे तो फिर फाइन, मतलब एक तरह से इनफाइनाइट रिग्रेस की तरफ चले जाएंगे, इनको लेने के लिए 3 लोग और लाएं, फिर 3 लोगों के लिए और 3 लोग लाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इनको, आरबीआई गवर्नर होंगे इसके अंदर, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और 3 एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और बैंकिंग और फाइनेंस, ठीक है, ये होंगे। इसको सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी होगी, और इसके जो चेयरपर्सन होंगे सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी की, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होंगे वो चेयरपर्सन होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मतलब एक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साहब,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड कर रही है क्या रेपो रेट होगी, रिवर्स रेपो रेट रहेगी, बैंक रेट कैसी रहेगी, सब कुछ वो डिसाइड कर रही है। उसके अंदर 3 गवर्नमेंट के मेंबर हैं और 3 ही क्या हैं, 3 ही आरबीआई के मेंबर हैं। आरबीआई के गवर्नर साहब, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और आरबीआई के गवर्नर जो है उसके चेयरपर्सन भी है। एक है सर्च एंड सेलेक्ट कमेटी, उन 3 नॉमिनीज को, गवर्नमेंट की नॉमिनीज को सर्च और सेलेक्ट इसके अंदर करेगी, जिसके अंदर अगेन कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो चेयरपर्सन है। आरबीआई की गवर्नर नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरपर्सन है। और फिर बाकी के मेंबर्स तो आपको मैंने यहाँ पर बताई दिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे वापस आ जाते हैं। 6 मेंबर्ड कमेटी है, 3 गवर्नमेंट की साइड के और 3 मान लीजिए आरबीआई की साइड की। अब ये डिसीजन लेगी कि रेपो रेट बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। मान लो रेपो रेट पहले 4% है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं 5% होनी चाहिए। इसके ऊपर बहस चल रही है। तो मान लो 3 बंदे कह देते हैं हाँ बढ़नी चाहिए, यस। 3 बंदे कह देते हैं नहीं 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 बढ़नी चाहिए, नो। तब तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लो 6 मेंबर हैं, ठीक है, अगर मान लो 3:3 का आ जाएगा तो फिर यहाँ पे टाई हो गया। 4:2 का आता तब तो ठीक है, पर यहाँ पे 3:3 का आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि नहीं नहीं बढ़ने दे रहे, नहीं बढ़नी चाहिए, इस तरह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जब टाई होगा ना, फिर गवर्नर जिस साइड है ना, देखा जाएगा आरबीआई का गवर्नर जिस साइड है उसकी बात ही मानेंगे। गवर्नर किसकी साइड है, इधर साइड है, बिकॉज ये आरबीआई के मेंबर थे, तो गवर्नर इधर होगा, गवर्नर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। तो गवर्नर जिस साइड रहेगा वो होगा, मतलब गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट है। तो सर सीधे सीधे बोलो ना गवर्नर के पास कास्टिंग वोट है। भाई सीधे सीधे तुम्हें तो बोल देंगे, पर कई बच्चे बैठे हैं ना, उनको कास्टिंग वोट का मतलब नहीं पता। समझ में आ रहा है? तो डिसीजन मस्ट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। व्हाट हैपन इफ मेजोरिटी इज नॉट देयर, इफ देयर इज अ टाई, 3-3 का टाई हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसके अंदर मैंने बता दिया कास्टिंग वोट ऑफ गवर्नर विल वर्क, राइट। एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट 4 टाइम्स इन ईयर। एक साल में 4 बार मिलती है, ठीक है। एमपीसी एटलीस्ट लिख रखा है, इसमें 4 बार तो मिलनी मिलनी है। ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी हैज 1 वोट, हर मेंबर का एक वोट होता है। एंड इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ द वोट द गवर्नर हैज ए सेकंड और द कास्टिंग वोट, ठीक है। कास्टिंग वोट होता है मतलब गवर्नर जिस साइड रहेगा वही साइड जीतेगी अगर वोट टाई होता है तो। चलो भाई, इन दिस कमिटी आरबीआई गवर्नर विल नॉट हैव द वीटो पावर बट हैव द कास्टिंग वोट, ये बिल्कुल ध्यान रखो। मेंबर्स ऑफ द एमपीसी विल बी अपॉइंटेड फॉर द 4 इयर्स एंड नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे इनके मेंबर्स जो होंगे, राइट। इसके अंदर, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस संडे को एक मैराथन सेशन होने वाला है, ठीक है। और ये मैराथन सेशन जो होगा दैट विल बी ऑफ पॉलिटी 6th क्लास एनसीईआरटी, पॉलिटी 6th क्लास एनसीईआरटी। पूरी की पूरी पॉलिटी 6th क्लास की एनसीईआरटी इसके अंदर कंप्लीट करवाई जाएगी, राइट। और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज संडे को आपको मैं संडे बर्बाद करने वाला हूँ, बिकॉज 9 बजे से आपको बैठना है और 1 बजे तक आपको इसके नोट्स बनाने हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा आपको क्लियरिटी में डायमेंशन मिलेगा इसका। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। संडे को पॉलिटी की क्लास एनसीईआरटी की होने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इवेंट बन चुका है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलो एक पुरानी न्यूज पढ़ते हैं, 2023, वो भी फैब की न्यूज पढ़ते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज है ना, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। देखो अभी है ना, राहुल गांधी ने इस टाइम पर, राहुल गांधी ने फैब के अंदर ऐसे बोला था कि है ना, चाइना एक तरह से हमारा दुश्मन है, ठीक है। पर ऐसा लगता है कि जयशंकर इज इन लव विद द चाइना, ठीक है ना। कौन बोल रहे हैं, राहुल गांधी। राहुल गांधी बोल रहे हैं जयशंकर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द स्टॉकहोम सिंड्रोम। ऐसे टर्म्स है ना यूपीएससी के अंदर बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, है ना। तो डोंट वरी, 1.5 साल का ही नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके पीछे का भी अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है ये मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। देखो पहले उन्होंने बोला क्या है, देखो क्या बोला था उन्होंने, जयशंकर जी ने ये बोला था, आई मीन लुक दे आर बिगर इकोनॉमी, वो बड़ी इकोनॉमी है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। उनसे पूछा गया था कि भाई देखो क्या चाइना के खिलाफ आप कुछ रिएक्ट करेंगे, या चाइना ऐसा स्टेटमेंट देता रहता है, प्लस चाइना हमारे यहाँ पे इंक्लूजन्स भी करता रहता है, तो बोलते हैं कि बड़ी इकोनॉमी है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, एज ए स्मॉलर इकोनॉमी आई एम गोइंग टू पिक अप ए फाइट विद द बिगर इकोनॉमी। क्या मैं कोई फाइट कर लूँ, मैं तो छोटी इकोनॉमी, वो बड़ी इकोनॉमी है। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ बीइंग रिएक्शनरी, it is question of common sense. You also had to keep in the mind that we had an arrangement that you are not supposed to bring the military to the borders, ठीक है। ये सब चीजें उन्होंने इस तरह से बात करी, राइट। खैर, तो इसके अंदर राहुल गांधी ने इसको इंटरप्रेट यही करा कि भाई एक्चुअली क्या है, ये हमारे दुश्मन है, पर दुश्मन से इनको प्यार हो गया लगता है ये स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित है। अब स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। बताने से पहले अगर आपने हाईवे मूवी देखी है, हाईवे मूवी में क्या था, रणदीप हुड्डा एंड ये है आलिया भट्ट,
तो रणदीप हुड्डा ने आलिया भट्ट का कर लिया था किडनैप, और थोड़ी दिनों में आलिया भट्ट को हो गया था रणदीप हुड्डा से प्यार। जब आपका किडनैपर ही आपका प्यार बन जाए, दैट इज नोन एज स्टॉकहोम सिंड्रोम। मतलब ये साइकोलॉजिकल एक रिएक्शन होता है। कभी कभार क्या होता है, जो विक्टिम होता है ना, वो अब्यूज जो कर रहा है उसको, ठीक है, जो उसको अब्यूज कर रहा है, उससे ना साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप में आ जाता है, उसको अच्छा लगने लग जाता है ना, उसकी कई बातें उसको अच्छी लगने लग जाती है, फिर धीरे धीरे उनको प्यार हो जाता है। ऐसे मूवीज में दिखाते हैं ना, एक आदमी ने किसी लड़की को किडनैप कर लिया और धीरे धीरे उस लड़की को प्यार होने लगा। एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की, है ना, ऐश्वर्या राय की रावण, रावण मूवी थी, है ना, उसके अंदर भी ये होता है, वो अभिषेक बच्चन से प्यार करने लग जाती है ऐश्वर्या राय, राइट, वो उसको किडनैप करता है जब। इसी तरह से इस मूवी के अंदर भी ऐसा होता है, दैट इज नोन एज स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब मैं आपको बताता हूँ, इज ए डेफिनेशन, इज ए साइकोलॉजिकल रिएक्शन दैट विक्टिम्स ऑफ अब्यूज एंड होस्टेजेस सिचुएशन एक्सपीरियंस व्हेन दे डेवलप ए फेवरेबल फीलिंग फॉर द अब्यूजर। अब्यूजर के लिए एक फेवरेबल फीलिंग आ गई उनको। अब्यूजर ने मान लो कोई कहानी सुना दी उसको कि मैं पहले ऐसा था बचपन में, मेरा घर परिवार था, किसी ने आके मेरा घर जला दिया, माँ बाप को मार दिया, फिर मैं ऐसा हो गया, तो उसको प्यार होने लग गया, सिंपैथी आ गई लड़की को, राइट, इस तरह से। In addition to the basic kidnapper hostage scenario, Stockholm syndrome encompasses additional traumas in which a link exists between the abuser and the victim. विक्टिम जो होता है वो एक ट्रॉमा की कंडीशन के अंदर होता है, तो उस वक्त उसको एक थोड़ा बहुत भी अगर सपोर्ट मिल जाता है ना, किसी से भी, तो वो उसके प्रति बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है। जैसे अब्यूसर मान लो उसको अच्छा खाने को दे दे किडनैपर, राइट, तो क्या करेगी, उसको हो सकता है उसको लगेगी नहीं नहीं यार दिल का तो साफ है, राइट, फिर वो उसको कहानी सुना दे जैसे मैंने अभी आपको सुनाई थी, राइट, वैसे कर दे तो उसको प्रेम होने लग जाता है, राइट। What are the symptoms? Symptoms ये individual assaulting or holding prisoners gain the victim's favorable feeling, right? Victim start to harbor ill will towards the police. Police authority जो उसको बचाने के लिए आती है उनको खिलाफ हो जाती है victim, right? Victim start to see their captor as a human and start to think they share the same values and the goal. उनको लगता है भाई ये तो मेरे साथ सही है, इसकी जो कहानी है वो मेरी कहानी के बिल्कुल मैच खाती है, राइट, और उसको हो जाता है प्रेम। कैसे लग रहा है आपको ये क्लास, ये बताओ पहले आप मेरे को, ठीक है, मजा आ रहा है इसके अंदर, पता नहीं चला ना कब आधा घंटा निकल गया, ठीक है, और काफी नॉलेज भी आपको इसके अंदर आ गई। तो ऐसी क्लास हम लेकर चल रहे हैं 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की। बट आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, देखो प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, आकर तुम देखोगे ना तो बहुत मेहनत है इसके अंदर, राइट, ये सारे लेक्चर्स प्रिपेयर करने के अंदर आपको इतनी आसान भाषा में कैसे समझाऊं ये मैं सोचता रहता हूँ हमेशा, राइट, तो उसके अंदर भी मेरा टाइम जाता है। तो आप प्लीज शेयर करो इसको, मेरे एफर्ट्स को वैल्यू करो, और प्लीज इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, और प्लीज रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, रिवीजन इज मस्ट, है ना। एंड प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर।